दोस्तों वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों प्रैक्टिस सेट का आज हमारा ये 40वां वीडियो है और इसमें जो है आपको कुल मिलाकर 50 प्रश्न दोस्तों दिए जाएंगे जो कि हम आपको रोज़ देते हैं। दोस्तों 50 में से आप कितने प्रश्न सही करते हैं ज़रूर देखिएगा। देखिए आज 10 नवंबर हो चुका है और आपके एग्जाम में दोस्तों जो है मुश्किल से अब जो है 30 से लेकर 32 दिन का समय बचा हुआ है। इतने दिन में आप जितना भी रिवीजन कर सकते हैं करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि 13 दिसंबर को जो है एग्ज़ाम जो है निश्चित तौर पर लिया जाएगा। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम पर जो है इसका पीडीएफ भी आंसर के साथ मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न क्या है, वैदिक काल में भारत में यातायात का प्रमुख साधन क्या था? दोपहिया वाहन गलत है, रथ भी गलत है और नौका भी गलत है। सही आंसर हो जाएगा बैलगाड़ी। देखिए जो वैदिक काल है, इस जो बैलगाड़ी है वैदिक काल से ही यातायात का साधन रही है, तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए 4 कथन नीचे लिखे हुए हैं, तो आपको बताना है कि सही कथन कौन सा है। तो आइए देखते हैं कि 4 कथन कौन कौन से हैं। देखिए पहला कथन लिखा हुआ है कि शाहजहां शेरशाह का पुत्र था, बिल्कुल गलत कथन है। दूसरा है शिवाजी जहांगीर के विरुद्ध थे, ये भी गलत कथन है। तीसरा है हुमायूं औरंगजेब द्वारा परास्त हुआ था, ये भी जो है हमारा गलत कथन हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन दिया है मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा हुई थी, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी। आप सभी को पता होगा कि 1526 में बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को हराने के बाद जो है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न, 1857 का सिपाही विद्रोह असफल होने का कारण क्या था? देखिए यहाँ पर सिपाही विद्रोह लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो जो 1857 का सिपाही विद्रोह था, इसके असफल होने का कारण क्या था? देखिए इसके कई कारण थे। पहला कारण ये था कि प्रभावी संगठन का अभाव था उस समय। दूसरा कारण ये था कि उद्देश्य एकता का अभाव था उस समय हमारे देश में। नेतृत्व के एकीकृत तरीके का भी अभाव था। तो हमारे जो ये 3 कारण हो जाएंगे, ए, बी और सी, इन तीनों के कारण ही जो है हमारा जो 1857 का विद्रोह था वो फेल हो गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ जो है ई, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था सिकंदर लोदी ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित लड़ाइयों में से किसमें हुमायूं अंततः हार गया तथा जिसके कारण उसे जो है निर्वासन लेना पड़ा? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित लड़ाइयों में से किसमें हुमायूं अंततः हार गया जिसके बाद उसे जो है निर्वासन लेना पड़ा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज की लड़ाई। देखिए कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, आप याद रखिएगा। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता था और यह 1540 में जो है लड़ा गया था। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? ये तो लड़ा गया था 1539 में, दोनों याद रखिएगा। और जो कन्नौज का युद्ध था 1540 में लड़ा गया था। इसके बाद जो है हुमायूं को देश छोड़कर जो है भागना पड़ा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की प्रथम शासिका बनी थी, यानी कि प्रथम सुल्ताना दिल्ली की कौन बनी थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रजिया बेगम जो थी दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्ताना थी और यह कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है रजिया बेगम जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा गांधी जी ने हिंदुओं के मध्य उत्पन्न होने वाले मनमुटाव को रोकने की कोशिश की थी? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो पूर्णा समझौता हुआ था, इसके द्वारा महात्मा गांधी ने हिंदुओं के मध्य होने वाले मनमुटाव को रोकने की कोशिश की थी। और यह समझौता कब हुआ था? 1932 में भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में जो है हुआ था। अगला प्रश्न है, सती प्रथा को समाप्त करने की प्रमुख धर्मयुद्ध किसने शुरू किया था? यानी कि जो सती प्रथा को समाप्त करने का जो लड़ाई लड़ी थी किसने लड़ी थी? सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने जो है सती प्रथा को समाप्त करने का जो है पूरा प्रयास किया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं है? देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, तो कौन सा जो है विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं है? तो 59 नंबर प्रश्न का देखिए, सती प्रथा का उन्मूलन जो है राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। ठगों के आंदोलन का दमन भी जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुआ था। और भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार भी जो है विलियम बेंटिक के शासनकाल में ही हुआ था। लेकिन जो स्थायी समझौता है यह विलियम बेंटिक के शासनकाल में नहीं हुआ था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल टीम में जो है 6 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो देखिए, रघुवंश, मेघदूतम, कुमार संभव, ये सभी जो हैं महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं, लेकिन मृच्छकटिकम जो है, मृच्छकटिकम कालिदास की रचना नहीं है। तो ये किसकी रचना है? आप याद रखिए, जो मृच्छकटिकम है ये शूद्रक की रचना है। शूद्रक एक कवि थे, तो इनकी रचना है मृच्छकटिकम। अगला प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो देखिए, फाहियान की बात करें तो ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, आप याद रखिए। फाहियान जो था वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था, और जो ह्वेनसांग था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 63 नंबर। निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता है लेकिन वह श्वसन करता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा 63 नंबर प्रश्न का? ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा। इसमें रक्त नहीं होता है फिर भी जो है यह श्वसन करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 64 नंबर प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो देखिए, हीमोग्लोबिन कार्य होता है कि रक्त का जो है परिसंचरण करना, यानी कि रक्त का यातायात करना। ऑप्शन नंबर ए जो है ब्लड सर्कुलेशन जो है काम होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्तवर्णक केंचुए में उपस्थित होता है? तो केंचुए में कौन सा रक्तवर्णक उपस्थित होता है? तो देखिए, सही उत्तर हो जाएगा केंचुए में जो है हीमोसाइनिन जो है रक्तवर्णक होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के कौन से राष्ट्रपति चुने गए थे? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे भारत के 12वें राष्ट्रपति चुने गए थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भारत के 12वें राष्ट्रपति चुने गए थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जीवित कोशिका में कोशिका अंगों का जो है ऊर्जा घर है? देखिए, किसे सेल का पावर हाउस कहते हैं? आपने प्रश्न सुना होगा कि जो कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिकाओं में पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पादप कोशिका में पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम जो है यह पादप कोशिका में पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, केंद्रक को सबसे पहले किसने एक खोजा और नाम दिया? तो केंद्रक को सबसे पहले किसने खोजा और नाम दिया? सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक अनाज का उदाहरण नहीं है? देखिए, चावल अनाज है, जौ अनाज है, मकई अनाज है, लेकिन सरसों को अनाज में नहीं बल्कि इसको तिलहन में मानते हैं। सरसों को तिलहन के अंतर्गत रखा जाता है। 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पौधे का संतुलित उर्वरक है? किसी पौधे का संतुलित उर्वरक क्या होता है? और वो होता है वनस्पति खाद। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वनस्पति खाद। अगला प्रश्न है, कौन सा फल मधुमेह रोगी जो है आसानी से खा सकता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मधुमेह का जो रोगी होता है, डायबिटीज़ का पेशेंट होता है, वो कौन सा फल खा सकता है? वो अमरूद खा सकता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? मधुमेह का रोगी अमरूद जो है खा सकता है। अगला प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण कैसी क्रिया है? तो प्रकाश संश्लेषण कैसी क्रिया है? यह एक ऊष्माशोषी प्रक्रम है। क्या है? प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्माशोषी प्रक्रम है। अगला है 74 नंबर प्रश्न, लोहे के चूर्ण एवं बालू के मिश्रण को किस प्रकार अलग किया जा सकता है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। तो लोहे के चूर्ण और बालू के मिश्रण को जो है चुंबकीय पृथक्करण करके जो है अलग किया जा सकता है। यदि हम चुंबकीय पृथक्करण करेंगे तो लोहे वाला जो चूर्ण होगा अलग हो जाएगा और बालू का मिश्रण अपने आप अलग हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को प्रस्तुत करता है? यानी कि जो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत था ये किसने प्रस्तुत किया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन ने जो है प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदों में से किस पद का प्रयोग एक साथ रहते हुए जाति के कुछ जो है कुछ लोगों के लिए किया जाता है? उसे हम कहते हैं जीवमंडल, बायोस्फीयर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही खाद्य श्रृंखला एक उत्पादक, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाता है? तो देखिए, पहला उत्पादक होना चाहिए, दूसरा शाकाहारी होना चाहिए और तीसरा मांसाहारी होना चाहिए। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जो पौधा होता है ये क्या होता है? ये उत्पादक की श्रेणी में आता है। खरगोश क्या हो जाएगा? खरगोश शाकाहारी की श्रेणी में आ जाएगा और बाघ जो है मांसाहारी की श्रेणी में आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही खाद्य श्रृंखला को जो है दर्शाता है।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक की बात करें तो हमारा समुद्री जल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्री जल विद्युत का सबसे अच्छा जो है चालक होगा। 79 नंबर प्रश्न है, कौन सी गैस आग बुझाने में काम आती है? तो देखिए यहाँ पर आग बुझाने की बात हो रही है तो जो हमारा नाइट्रोजन गैस है, सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन गैस जो है यह आग बुझाने में काम आती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से तत्व सभी अम्लों के लिए सामान्य हैं? कौन से तत्व सभी अम्लों के लिए सामान्य हैं? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन होता है वो सभी अम्लों के लिए सामान्य होता है। अगला प्रश्न है 81 नंबर प्रश्न, 5 वर्ष की आयु के किसी बच्चे को सामान्यतः कितने दांत होते हैं? तो यदि कोई बच्चा 5 वर्ष का है तो उसके सामान्यतः 20 दांत होते हैं। कितने? 20 दांत होते हैं। और एक वयस्क मनुष्य के मुंह में जो है 32 दांत होते हैं। 82 नंबर प्रश्न है, फोटोग्राफ के प्लेटों को काले कागज से क्यों ढका जाता है? जो फोटोग्राफ की प्लेटें होती हैं उन्हें काले कागज से क्यों ढका जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होते हैं और काला कागज जो है प्रकाश से इसके संपर्क को रोकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व क्या होते हैं? जो आवर्त सारणी में पहले वर्ग के तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? तो पहले वर्ग के तत्व जो है हमारे क्षार तत्व होते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले वर्ग के तत्व जो है क्षार तत्व होते हैं। अगला देखिए, अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? अपने उद्गम स्थल से जो गंगा उत्पन्न होती है तो उसे किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए, गंगा का जो उद्गम होता है वो गोमुख ग्लेशियर से होता है। किससे होता है? गोमुख ग्लेशियर से होता है गंगोत्री से। तो देखिए सही क्या हो जाएगा? गंगा जो है गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। वहाँ पर जो है गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब गंगा जो है देवप्रयाग में आकर, गंगा देखिए भागीरथी जो नदी है आप याद रखिएगा, भागीरथी नदी देवप्रयाग में आकर जो है अलकनंदा से मिलती है। कहाँ पर? देवप्रयाग में आकर जो है भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और वहाँ पर जो है इसे गंगा नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? गंगा अपने उद्गम स्थल पर जो है भागीरथी के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग पर मंदाकिनी से मिलती है, उसके बाद जो उसे गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 85, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? तो राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली कौन सी परियोजना प्रदान करती है? सही आंसर हो जाएगा हमारा हीराकुंड बांध जो परियोजना है यह राउरकेला स्टील प्लांट को जो है बिजली प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 86 नंबर प्रश्न, खगोलीय एकक क्या है? खगोलीय एकक क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की जो दूरी होती है इसे खगोलीय एकक कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलीय एकक। ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का 86 का। अगला है 87 नंबर प्रश्न, पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है, इसका कारण क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को, यानी कि जो केंद्र पर अति दाब वाले चट्टान होते हैं गलन बिंदु को जो है बढ़ा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को जो है बढ़ा देते हैं, इस कारण जो है पृथ्वी का जो कोर का भाग है वो पिघला हुआ नहीं है। अगला है 88 नंबर प्रश्न, कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो कानपुर में जब 1857 की क्रांति हुई थी तो इसकी कानपुर का जो है नेतृत्व किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा नाना साहब ने जो है कानपुर का नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह ने बिहार के जगदीशपुर से और लक्ष्मीबाई ने जो है झांसी से जो है नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने किया था। आप याद रखिएगा इन सभी के नाम। 89 नंबर प्रश्न है, वेनसांग ने भारत भ्रमण कब किया? तो वेनसांग ने जो है हर्ष के समय में जो है भारत का भ्रमण किया था। किसके समय में? हर्ष के शासनकाल में भारत का भ्रमण किया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहाँ पर लड़ी गई थी? स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहाँ पर लड़ी गई? सही आंसर हो जाएगा मेरठ से जो है स्वतंत्रता की जो है लड़ाई का शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न है, एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण हुआ था? तो देखिए औद्योगिकीकरण की बात करें तो एशिया में सबसे पहले जापान में औद्योगिकीकरण शुरू हुआ था। कहाँ पर? जापान में। और बात करें कि पूरे विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ पर शुरुआत हुआ?
तो इंग्लैंड में जो है सबसे पहले जो है औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हुआ था पूरे विश्व में। और एशिया की बात करें तो जापान सही आंसर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो गरीबी हटाओ बहुत ही प्रसिद्ध नारा रहा था और ये नारा दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। देखिए, एक प्रश्न ये बनता है कि जो गरीबी हटाओ का नारा है यह किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो याद रखिएगा, गरीबी हटाओ का नारा जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था और 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? 1974 से लेकर 78 तक, जो कि सब अपने समय से पूर्व ही जो है समाप्त हो गया था। याद रखिएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष तक चली थी, 74 से लेकर 1978 तक, और इसी योजना में जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, कौन सा देश सफ़ेद हाथियों का भूमि कहलाता है? तो सफ़ेद हाथियों का भूमि कहलाता है थाईलैंड। आपको इसका नाम ज़रूर पता होगा। थाईलैंड को जो है सफ़ेद हाथियों की भूमि जो है कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा को निर्धारित कौन करता है? तो भारत एवं पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसे रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? रेडक्लिफ रेखा। भारत और चीन के मध्य जो रेखा है उसे मैकमोहन रेखा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य जो रेखा है उसे डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 96 नंबर प्रश्न, राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू क्यों प्रसिद्ध है? तो जो माउंट आबू है यह जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अगला है 97 नंबर प्रश्न, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में किस बात पर जोर दिया गया? तो जो 1956 में औद्योगिक नीति का प्रस्ताव आया था इस पर जो है सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर जो है जोर दिया गया। किस पर? सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर विशेष जोर दिया गया था। अगला प्रश्न है 98 नंबर प्रश्न, मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट कब प्रकाशित होती है? तो मुद्रा और वित्त पर जो है प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट प्रकाशित होती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, 100वां प्रश्न, केंद्रीय सरकार को अधिकतम राजस्व प्राप्ति कहाँ से होती है? तो देखिए, जो केंद्र सरकार होती है इसे अधिकतम जो राजस्व की प्राप्ति होती है वो होती है उत्पादन शुल्क से। किससे होती है? उत्पादन शुल्क से। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, 50 प्रश्न हमारे पूरे हो गए। आपने कितने सही किए ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो को आप शेयर जरूर किया करें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो को आप शेयर जरूर करें। पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब भी कर लें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जो है आप लाइक भी कर सकते हैं, जिससे जो है हमें थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।